नमस्कार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए जहाजरानी सेवाएं जीवन रेखा है। चाहे वो यात्रियों का आवागमन हो या माल की जुड़ाई, काफ़ी हद तक हम जहाजरानी सेवाओं पर निर्भर करते हैं। लेकिन इन जहाज़ों के संचालन के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है समुचित पोत, उनका उचित प्रबंधन और आवश्यकता अनुसार उनका विकास। बिना उचित पोत के हम जहाजरानी सेवाओं की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। आज यदि द्वीपों में जहाजरानी सेवाएं उच्च स्तर की हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान पत्तन प्रबंधन का भी है। चूँकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वीपों और द्वीपवासियों के विकास के लिए पत्तन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। द्वीप विकास और प्रशासन के आज के अंक में हम बात करेंगे पत्तन प्रबंधन बोर्ड द्वारा दी जा रही सेवाओं और भावी योजनाओं के बारे में। इस पर विस्तार से चर्चा करने और विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रशांत कुमार जी। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके बोर्ड का एक टैगलाइन है वाइब्रेंट, एफिशिएंट एंड सेफ पोर्ट। जीवंत, सुरक्षित और कौशल पोत सुनिश्चित करने के लिए आपका बोर्ड क्या कर रहा है? नहीं, जैसे आपने कहा कि हमारा विजन है और हमारी ये टैगलाइन है, और ये सिर्फ टैगलाइन नहीं है बल्कि मैप है कि हम वाइब्रेंट, इफ़िशिएंट और सेफ पोर्ट सभी पोर्ट वासियों को और यहाँ आने वाले टूरिस्टों को उपलब्ध करें। जैसा कि सबको विदित है कि भाई शिपिंग हमारी लाइफलाइन है और शिपिंग बिना पोर्ट के अधूरी है। तो पोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है इस लाइफलाइन को चालू रखने में और इफ़िशिएंट बनाने में। और सिर्फ हम यात्रियों की आवाजाही तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनकी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सबको उपलब्ध कराने का काम शिपिंग और पोर्ट का रहता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं अंडमान के साथ कि पहला चैलेंज तो ये है कि बहुत स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं, बहुत सारे फैले हुए हैं बहुत बड़े क्षेत्र में। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसून क्लाइमेट होने की वजह से हमें हर 6 महीने बाद विंड और करंट पैटर्न बदल जाता है सी का। साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट हो जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में पोर्ट का चैलेंज बड़ा बढ़ जाता है। उसके अलावा ये है कि जितने हमारे 836 आइलैंड्स हैं उनमें से 38-40 पे अभी भी हमारी पॉपुलेशन है, बसावट है। इसके अलावा हमने बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो टूरिज़्म पर्पज़ के लिए ओपन किए हुए हैं। अब हम और भी ओपन कर रहे हैं। हमने 29 आइलैंड्स को एक्सटेंड किया है 5 साल के लिए टूरिज़्म के लिए। 11 आइलैंड्स हमने ओपन किए हैं डे विज़िट के लिए। कुछ हमारे स्ट्रेटजिक लोकेशंस के आइलैंड हैं जहाँ पे हमारी LOPs हैं, वहाँ भी पोर्ट जेटीज़ उपलब्ध कराना हमारा काम है। तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज है, और चैलेंज है कि वहाँ पोर्ट फैसिलिटीज़ को उपलब्ध करा पाना। तो ऐसे में एक टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एफर्ट्स के कॉम्बिनेशन से हमने वहाँ लोगों को लाइवली पोर्ट फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने की कोशिश की है, और ये कोशिश की है कि हमें इफ़िशिएंटली हर वेदर में वहाँ पोर्ट एक्टिविटीज़ या पोर्ट की जो सुविधाएं हैं उपलब्ध हो सकें, वहाँ जहाज़ और एसेंशियल कमोडिटी जा सकें। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारा जो प्राइम मोटो है कि हमारा जितना भी शिपिंग और पोर्ट है वो पूरी तरह सेफ़ रहे, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी भी मौसम में परेशानी ना हो। इसी विज़न के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पोर्ट फैसिलिटीज़ को हम कंसीव कर रहे हैं और विकसित कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर मूल रूप से देखें तो आपके बोर्ड की 2 गतिविधियां होती है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचागत विकास और दूसरा होती सेवाएं। तो हम दर्शकों की ओर से जानना चाहेंगे कि सेवाओं के अंतर्गत आप क्या सेवाएं देते हैं और ढांचागत विकास के अंतर्गत क्या क्या लुकआउट होता है? नहीं, हमारी मोटा मोटा 2 हिस्सों में बांट सकते हैं कि तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास करते हैं और दूसरा हम सेवाएं देते हैं। तो जो भी पोर्ट से संबंधित हैं, तो ढांचागत विकास में हम जेटी बना रहे हैं, हम पोर्ट टर्मिनल बना रहे हैं, और उससे जो हमारी जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम उपलब्ध कराए हैं। लेकिन सेवाओं की भी एक बड़ी लंबी लिस्ट हमारी है जो हम जो पोर्ट यूजर्स हैं या पोर्ट पे आने वाले लोग हैं उन सबको, टूरिस्ट हों चाहे आइलैंडर्स हों, सबको हम सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।
जो पोर्ट की सेवाएं या पोर्ट एक्टिविटीज़ का जो शुरुआत है वो शिप या वेसल्स के आने से पहले ही हो जाती है। हम एक दिन पहले या 2 दिन पहले हम बर्थिंग मीटिंग में हम उनको इंश्योर करते हैं कि हम उस डेट के उस समय पे यहाँ आपको हम बर्थिंग फैसिलिटी उपलब्ध करा पाएंगे। इसके जब अगले दिन या उससे अगले दिन जब भी वेसल्स हमारे पोर्ट में एंटर करता है, हमारे एंकर में एंटर करता है, तो तब से हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है सेवाओं की। तो सबसे पहले हम उनको सेफ़ नेविगेशन की सेवा देते हैं, हम पोर्ट कम्युनिकेशन टावर से उनको कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद अगर उनको ज़रूरत पड़ती है टग या पायलट की, तो हम उनकी सेवाएं भी उनको उपलब्ध कराते हैं। फिर जब वो बर्थ तक आते हैं तो उनको मूरिंग अनमूरिंग की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको बंकरिंग या ऑयल उनको देना होता है तो ऑयल हम उपलब्ध कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर उपलब्ध कराते हैं। पैसेंजर शिप है तो हम उनको गैंग वे, उसके बाद पोर्ट टर्मिनल में पोर्ट जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज़ की फैसिलिटीज़ हैं वो उपलब्ध कराते हैं। और यदि कार्गो है तो कार्गो से के इक्विपमेंट, उनके लिए स्किल्ड मैन पावर, वेयर हाउस, रख रखाव के लिए स्पेस, सारी चीज़ें हम उपलब्ध कराने का काम करते हैं। सर, अभी आपने बताया कि ढांचागत विकास के अंतर्गत आप जेटियों का निर्माण, उनकी मरम्मत, रख रखाव, सारी चीज़ें देखते हैं। तो आपके नज़रिए से अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या यहाँ पे जो जेटियाँ या पोत हैं या टर्मिनल्स हैं वे समुचित है या और बनाने की आवश्यकता है या उनका विकास करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए कि विकसनशील हर मनुष्य की प्रकृति है। अंडमान भी अपने 70 साल के इतिहास में बहुत विकसित हुआ है और उत्तरोत्तर विकसित होता जा रहा है। तो आने वाले समय में भी हम और पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं और बहुत सारे पोर्ट और जेटीज़ का निर्माण हुआ है और आने वाले समय में भी ज़रूरत है और ज़रूरत के हिसाब से हम स्टेप ले रहे हैं। आज अंडमान एक टूरिज़्म का बड़ा केंद्र के रूप में उभरा है और न केवल भारत में बल्कि दुनिया के टूरिज़्म मैप में अंडमान ने अपना एक स्थान बनाया है। तो जैसे जैसे ये टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारी पोर्ट एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ये है कि हमारा महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ट्रेड रूट, जिसको मलक्का ट्रेड रूट कहते हैं, वो हमारे पास से गुजरता है। तो भारत सरकार की भी नज़रें हैं, हमारी भी कोशिशें हैं कि हम उस ट्रेड रूट को कैप्चर करें और हम यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ बनाएं। ICTT जो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने का जो योजना भारत सरकार की है वो इसी के परिप्रेक्ष्य में है, इसी के मद्देनज़र है। तो हमारी भी कोशिश है कि हम आने वाले समय में इन सबको कैप्चर करें। दूसरा जो रूट है ईस्ट भारत का या म्यांमार, बांग्लादेश का, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या ईस्ट एशिया से जोड़ता है, हम कोशिश में है कि उस रूट को भी हम कैप्चर करें। तो इसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि एक दिगलीपुर अटलांटा वे में एक डीप सी वार्प का निर्माण वहाँ करें। इसके लिए हमने IT चेन्नई से संपर्क भी किया है कि वो हमें फिजिबिलिटी चेक करके बताएं और एक हमें DPR बना के दें, जिससे कि आने वाले समय में वहाँ हम एक पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में वहाँ उसको डेवलप कर सकें। बिल्कुल सर, अभी आपने बात कही पर्यटन की, तो प्रशासन भी सोच रखता है और भारत सरकार भी सोच रखती है कि द्वीपों में जो पर्यटन है उसको और विकसित किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इंटरनेशनल लाइन की जो क्रूज़ लाइनर्स हैं और जहाज़ हैं वो यहाँ पर आए, यहाँ रुके 2 या 3 दिन 4 दिन, लोग यहाँ पे घूमें। तो ऐसे में एक ज़रूरत या समझ लीजिए कि चुनौती है कि हमारे जो पोर्ट हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हों, ताकि वो जो क्रूज़ लाइनर्स आएँ या फिर उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग आएँ उनके अनुरूप हो। तो ऐसे में हमारी क्या स्थिति है और क्या योजनाएं हैं? नहीं, क्रूज़ लाइनर की बात ये है कि हमारे यहाँ क्रूज़ लाइनर आते रहे हैं जी। कोविड की वजह से बीच में कुछ गैप बना, उससे पहले 4-5 क्रूज़ लाइनर हर साल आते थे और पिछले साल भी एक क्रूज़ आया हमारे यहाँ। तो हमारे पास इतना पोर्ट फैसिलिटीज आज के समय में भी उपलब्ध है कि कोई भी क्रूज़ लाइनर यहाँ आ सकता है और हमारे पास परोसने के लिए टूरिज़्म का इतना मटेरियल भी है कि हम उनको जो क्रूज़ के जितने भी टूरिस्ट हैं उनको हम अंडमान में शोकेस कर सकें। इसके लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बहुत सारे स्टेप उठाए हैं, बहुत सारी पॉलिसी उन्होंने बनाई हैं इसके रिगार्डिंग। और जहाँ तक हमारा बात है कि हमने क्रूज़ टर्मिनल के लिए हमने हेडो में बहुत सारा G20 के समय में डेवलपमेंट किया, इस हिसाब से कि वहाँ क्रूज़ या इंटरनेशनल शिप अगर आते हैं तो ऐसा उनका वो स्टैंडर्ड बना रहे। दूसरा, हमने इसके लिए इंटरनेशनल चेक पोस्ट बनाने के लिए ई-वीज़ा फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए हमने उसको इनिशिएट किया है और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने में हेडो जो है ICP पोर्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ICP पोर्ट डिक्लेयर होने के बाद क्रूज़ लाइनर के लिए बहुत आसानी होगी। तो दूसरी बात आपने कही कि जो है हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के
जो टर्मिनल है या पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की तरफ हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमारे माननीय मुख्य सचिव के निर्देशन में हमने एक कंसल्टेंट हायर करने का प्रक्रिया शुरू की है। हमने RFP उसके लिए बनाया है और जल्दी हम एक कंसल्टेंट नियुक्त करेंगे जो जितने भी पोर्ट प्लेयर के जितने पोर्ट हैं या वार्फ हैं, जो जेटीज हैं, उनके लिए एक मास्टर प्लान बनाएं कि किस पोर्ट का हम किस तरह ऑप्टिमल यूज कर सकते हैं, या किस पोर्ट को या जेटी को हम डेडिकेटेड रूप से टर्मिनल के लिए, कार्गो के लिए, बंकरिंग के लिए बना सकते हैं, किसको हम कहाँ पे हम क्रूज टर्मिनल बना सकते हैं, या क्रूज के लिए कौन सी जेटी मुफीद है, और कौन सी जेटीज हम कर सकते हैं जो हमारे जो 4 सोर्स सेक्टर के जो छोटे वेसल्स या क्रूज जाते हैं, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, हटवे, लॉन्ग आइलैंड, उसके लिए उपलब्ध करा सकते हैं, या किस जेटी को हम एज ए शिप रिपेयर के लिए हम उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसके लिए हमने प्रयास किया है। तो जब एक मास्टर प्लान बनेगा तो उसी के अनुरूप हम फिर डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे हर जेटी का, और अगले कम से कम 30-35 साल का हमारा प्लान है कि हम 30-35 साल के लिए अंडमान को इंटरनेशनल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मैप में स्थापित कर पाएँ, जिससे कि आने वाले लोग भी यहाँ जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान में, वो कहें कि हाँ जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल लेवल का है। इसकी तरफ हमने कुछ प्रयास भी किए हैं कि जैसे स्वराज द्वीप में एक पोर्ट टर्मिनल हमारा बन रहा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ही होगा। सारी फैसिलिटीज़ होंगी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगले साल अगस्त तक बन के तैयार हो जाएगा। उसी तर्ज पे शहीद द्वीप में और लॉन्ग आइलैंड में भी हम उसी तरह के पोर्ट टर्मिनल बनाने की तरफ प्रयासरत हैं। बिल्कुल सर, आपने कहा कि जो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप में और आगे आप योजना कर रहे हैं लॉन्ग आइलैंड के लिए भी कि एक इंटरनेशनल लेवल का टर्मिनल बने, तो उसमें क्या क्या सुविधाएं आप देना चाहेंगे या योजना है आपकी ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को टच कर सके? नहीं, उसमें हम एक ही अम्ब्रेला में सारी चीज़ें लाएंगे। जिस तरह के हमारे आज की डेट में एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहे हैं, जैसे हमारा अंडमान का भी पोर्ट टर्मिनल बना है, हमारा प्रयास उसी तर्ज का पोर्ट टर्मिनल बनाने का है, जिसमें जितने भी हमारे शिप कंपनियां हैं, शिप एजेंट्स हैं, उनको स्पेस मिल सके, लोगों के बैठने की, उनके जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ की सारी फैसिलिटीज़ हों, वहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के शॉप्स हों, सोवेनियर शॉप्स हों, रेस्टोरेंट हों, कॉफ़ी हाउसेस हों, और भी जो जितनी भी इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ जिस तरह की होती हैं वो सब हम वहाँ उपलब्ध कराएंगे उनको। मतलब जो यात्री वहाँ उतरे उनको एट होम फीलिंग आनी चाहिए कि हर चीज़, हर सुविधा उपलब्ध है। हर सुविधा उपलब्ध है, और जो उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम चाहते हैं कि उसका एस्थेटिक वैल्यू भी इस स्टैंडर्ड का हो कि जिससे इंटरनेशनल या नेशनल टूरिस्ट यहाँ आए तो उसे लगे कि हाँ कि भाई ये जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये टर्मिनल है, ये उस एस्थेटिक वैल्यू को मीट करता है। बिल्कुल, निश्चय ही हमारे द्वीपवासियों के लिए एक गर्व की बात है कि हम उस ओर जा रहे हैं। सर, हमारा जो पोत है, हमारे जो बंदरगाह हैं पोर्ट ब्लेयर के और अंडमान निकोबार के, एक तरह से ये गेटवे है देश और विदेश के लिए। कोई भी अगर मुख्य भूमि से आए तो इन पोत से ही आ सकता है, या विदेश से आए तो इसी पोत के थ्रू ही आ सकता है। तो ऐसे में पोत की सिक्योरिटी और सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसे में आपका बोर्ड क्या सुनिश्चित करता है और क्या कदम उठा रहा है कि ये सुरक्षित हैं और सुरक्षित बने रहें, और आगे हमारे वाले जो भी चुनौतियां आने वाली हैं उसके लिए सक्षम हो? सुरक्षा और पोर्ट सुरक्षा आज के समय में भारत सरकार के भी केंद्र बिंदु में है, और हमारा यूटी प्रशासन भी इसके लिए बहुत रिग्रेसिवली प्रयास कर रहा है कि हम एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम उपलब्ध कराएं सारे द्वीपवासियों के लिए भी और टूरिस्टों के लिए भी, और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी। जहाँ तक बात है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट की, तो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट हमारा ISPS कोड फॉलो करता है। ISPS पोर्ट है, इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड को फॉलो करता है, जो एक इंटरनेशनल कोड है। इसके लिए हर साल सर्टिफिकेशन होता है DG शिपिंग द्वारा, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। वो यहाँ इसका ऑडिट करते हैं, और जो भी अगर उनको कमियां नज़र आती हैं तो हमको पॉइंट आउट करते हैं, हम उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट इशू होता है। पूरे हमारे जितने पोर्ट ब्लेयर के पोर्ट हैं वो सब CISF उसको मैन करता है, और वही सारा सिक्योरिटी चेक रखता है। जहाँ तक दूसरे पोर्ट की बात है, उन पोर्ट में हमने जो हमारे कार्गो पोर्ट हैं, जितने भी कार्गो जेटीज हैं, उनको हमने प्राइवेट सिक्योरिटी के द्वारा 24 आवर्स के लिए मैन किया हुआ है। 24 आवर प्राइवेट सिक्योरिटी हमने हायर करके लगाई हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी माइनर पोर्ट की गाइडलाइन निकाली है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने। हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम सारा जितना भी पोर्ट सिक्योरिटी का प्रबंधन है वो हम इंश्योर कर रहे हैं।
इसी के मद्देनज़र हमने जो हमारे पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी ऑफिसर है हार्बर मास्टर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी हमने अभी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें कंसर्न पुलिस SHO, कंसर्न जनप्रतिनिधि, सरपंच वहाँ के या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, IB, CID के लोगों को मिलाकर हमने एक टीम बनाई है 7-8 लोगों की, जो हर जेट्टी का एक थ्रेट परसेप्शन का असेसमेंट करेगी कि वहाँ कितना थ्रेट है, कहाँ से क्या आ सकता है जी। प्लस हमारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको भी वो असेस करके, हाँ, जो राय होगी, इनपुट्स होंगे, वो हमें देंगे। उसके हिसाब से हम फिर अगला इंश्योर करेंगे कि वो जेट्टीज भी हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सिक्योर रहें। मतलब सबका सामूहिक प्रयास होगा इसमें, और सबके राय और विचार के बाद ही उसमें जो भी और बढ़ाना है या घटाना है तो उसके हिसाब से किया जाए। नहीं, बिल्कुल कि सामूहिक प्रयास और सामूहिक राय से ही हम जो अंडमान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, चाहे वो ज्योग्राफिकल चैलेंज हो, चाहे रिसोर्सेज का चैलेंज हो, वो तभी मीट हो सकता है जब सबका सामूहिक प्रयास, हाँ, प्रयास हो और सबका भागीदारी हो। तो हमारी कोशिश है कि सबकी भागीदारी रहे, क्योंकि मान लीजिए जैसे एक जेट्टी अगर है चोरा में, तरेसा में, उसके थ्रेट परसेप्शन डिफरेंट टाइप के हैं। वहाँ मुख्यतः वहीं के लोग उसको मैन करते हैं, जानते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो उनको इन्वॉल्व करके ही हम वहाँ अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर मुख्य रूप से पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो नेविगेशन एक चुनौती है और थोड़ा कठिन भी है समझ के से। तो नेविगेशनल फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं पोर्ट ब्लेयर में या द्वीप समूह में? नहीं, चुनौती तो नहीं है कि इतने दिन से यहाँ नेविगेशन, और हम बहुत पुराने समय से अंग्रेज़ों ने भी यहाँ सबसे पहले आके पोर्ट इस्टेब्लिश किए, और कमोता को तो कहते हैं कि उससे भी पुराने समय से कमोता एज ए पोर्ट यूज़ होता था। तो हम तो बहुत लकी हैं कि हमें बहुत नेचुरल पोर्ट मिले हुए हैं। तो यहाँ उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, और कभी बाय गॉड ग्रेस कभी कोई ऐसा इंसिडेंट भी नहीं सुना है कि जो कोई भी इस तरह की चीज़ें रही हों। तो लेकिन फिर भी हम नेविगेशन को जितना स्मूथ और इफ़िशिएंट बना सकते हैं उतना हमने कोशिश की है, और हमने नेविगेशन ऐड हमने उपलब्ध कराए हैं। जैसे स्वराज द्वीप में 6 नेविगेशन ऐड हैं, शहीद द्वीप में 6 हैं, हडवे में 4 हैं, पोर्ट ब्लेयर में 3 हैं। हर जगह हम नेविगेशन ऐड हम उपलब्ध करा रहे हैं, और आने वाले समय में भी नेविगेशन ऐड हम बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा बोयाज जहाँ भी हैं, बोयाज की ज़रूरत है वहाँ बोयाज भी कर रहे हैं हमने। पोर्ट ब्लेयर के लिए तो हमने यहाँ DGLL, डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिपिंग से हमने टाई अप किया है। वो हमें BTMS फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध कराएंगे, वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। वो एक ही अम्ब्रेला में, एक ही कंट्रोल रूम में पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सकता है पोर्ट ब्लेयर का। वो एक इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी होगी, जैसे सिंगापुर में या और दूसरे इंटरनेशनल पोर्ट में होता है कि हर एक सेकंड का आप जिस तरह, या यहाँ एयरपोर्ट पे जैसे आप देखते हैं कि हर 1 मिनट बाद एक जहाज़ उड़ सकता है या उतर सकता है, वैसे ही हमारी पोर्ट फैसिलिटी हो जाएगी BTMS, जिसमें रडार, CCTV कैमराज और BHF फ़ोन्स, इनके द्वारा एक इंटीग्रेटेड प्लान बना के हर चीज़ को कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा सकेगा और सेफ नेविगेशन उपलब्ध कराया जा सकेगा। सर, अभी आपने बात की लाइट हाउस सर्विसेज की, तो क्या PMB और लाइट हाउस सर्विसेज के जो डिपार्टमेंट है ये कोऑर्डिनेटेड मूव में काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं? नहीं, बिल्कुल सहयोग तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तो एक तो अंडमान अपने आप में इतनी डिफ़िकल्ट जगह है कि यहाँ हर आदमी एक दूसरे से सहयोग करता है। जी। और वो तो हम तो फिर भी एक ही मिनिस्ट्री के, एक ही डिपार्टमेंट के पार्ट हैं, पर भी एक ही है दोनों, एक ही दोनों का, हाँ, उद्गम स्थल एक ही है। तो इसलिए DGLL को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने ये BTMS का प्रोजेक्ट दिया है। हम उन्हीं से टाई अप करके, और हमने उसके लिए जैसे अभी उनकी टीम आई भी थी यहाँ, तो हमने 2 प्लेस आइडेंटिफाई किए हैं, और तीसरे प्लेस पे भी उन्होंने तीसरा प्लेस भी हमें सजेस्ट किया है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल कि हम सर, आपके बोर्ड का एक महत्वपूर्ण कार्य है जेट्टियों का रखरखाव और मरम्मत। तो ये जो रखरखाव या मरम्मत होती है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है या फिर SOP है क्या इसका कोई? नहीं, अभी कोई SOP नहीं है, पर हमारे कोशिश है कि एक SOP बने जी। ये SOP, इसके लिए हमने IIT चेन्नई से हमने रिक्वेस्ट की है कि कोई भी हमें एक SOP जो इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड का SOP है वो इनके रखरखाव के लिए हमें दिया जाए, और हम उसी की तर्ज पे हम काम करें। तो अभी हम जो पोर्ट का रखरखाव है वो हमारी अपनी कोई टेक्निकल या सिविल विंग हमारे पास पोर्ट के पास नहीं है, तो हम ALSW के द्वारा या APWD के द्वारा इसको आउटसोर्सिंग होती है। हाँ, आउटसोर्सिंग होती है, तो उनके द्वारा कराते हैं। तो हम उनको हर साल के लिए उनके रखरखाव का एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं, वो अपना उसी से जो भी छोटी मोटा रिपेयर है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो या मैकेनिकल हो, वो उसका रखरखाव करते हैं। बिल्कुल।
लेकिन हमारा इरादा ये है कि भाई इनके जो उस रख रखाव में केवल छोटे मोटे रख रखाव हो सकते हैं। बड़े बड़े मेजर रिपेयर जिनकी आज के समय में बहुत शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही है अंडमान में, वो रख रखाव का एसओपी भी नहीं है और रख रखाव का भी कोई भी हमारे पास ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, उपलब्ध मैकेनिज़्म नहीं है। तो इसके लिए हमने आईटी चेन्नई से को दिया है कि भाई हमारी जो सारी जेटीज़ हैं, तो जो ओशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईटी चेन्नई का, तो उनके प्रोफेसर नलरासु से को हमने ये काम दिया है कि आप सारी जेटीज़ का एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथिंग का हमें चेक करके बताएं, और उसके बाद फिर जो भी वो डीपीआर देंगे या सजेस्ट करेंगे कि भाई ये जेटी यूज़ होने लायक नहीं है या ये जेटी रिपेयर हो सकती है, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे और उसी एसओपी पे हम आगे भी काम करते रहेंगे, जिससे कि सेफ़ और सिक्योर जेटी सभी को उपलब्ध हो सके। सर, हाल ही में एक दुर्घटना हुई थी कि पानीघाट जेट्टी का एक भाग टूट कर गिर गया था, क्या कारण रहे थे उसके? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और दुखद घटना थी, और उसका मुख्य तो ये था कि बहुत पुरानी जेटी थी, एक छोटा सा टर्मिनल था, और ये जो सेक्टर है बम्बू फ्लैट और चाथम सेक्टर है, बहुत ही क्राउडेड सेक्टर है। तो इसमें हमारे पास जो बम्बू फ्लैट पे व्हीकल फेरी जेट्टी है, और दूसरी भी लिमिटेशन है फेरी के जाने की, तो कुछ जो होप टाउन वाले एरिया की फेरी वहाँ जाती थी, और ये जेट्टी बहुत पहले बनी थी 1978 में, बहुत पुराने समय में बनी थी और पुरानी टेक्नोलॉजी पे थी, पाइल स्पेस को बनाया गया था। और यहाँ जितनी जो डिजास्टर क्लाइमेटिक कंडीशंस अंडमान की, उसने उस जेट्टी को वीक किया, और इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि आप अगर देखेंगे पिछले लगभग 3 महीने में यहाँ 10 से 15 भूकंप के छोटे मोटे झटके आए, जो आपको पता भी नहीं चलते। तो उन सब चीज़ों ने जेट्टी को जहाँ तक है वीक किया, उसी में ये अनफॉर्चुनेट घटना हुई। तो इसके लिए भी हमने आईटी चेन्नई से रिक्वेस्ट की है कि वो एक बार फाइंड आउट करें कि इसका क्या रीजंस रहे हैं जेट्टी के गिरने के। फिर हम उस जेट्टी को बनाने का भी हमारा प्रपोजल है कि उसको फिर से उसको बनाएं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम व्हीकल फेरी रैम्प भी वहाँ हम डेवलप करें, जिससे कि सेक्टर पे जो हमारा कंजेशन है उसको हम थोड़ा कम कर सकें। सर, जब पैसेंजर सेवाओं की बात करते हैं, आप टर्मिनल बनाते हैं, टर्मिनल में बहुत सारी एमिनिटीज़ देते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जैसे अभी हेडो आपका है, जैसे ट्रॉलीज वगैरह अवेलेबल करवाते हैं ताकि लोगों को सामान ले आने में दिक्कत ना हो। ऐसा लोगों का कहना है कि उसमें बहुत सारी ट्रॉलियाँ या तो ख़राब हो जाती हैं या मरम्मत नहीं हो पाती। ऐसे में आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मरम्मत यहाँ चैलेंज है जी, क्योंकि कोई मरम्मत करने वाला ट्रॉली का यहाँ है नहीं, यहाँ कोई सेंटर नहीं है, तो ये एक चैलेंज तो है हमारे पास। पर उससे ज़्यादा ये है कि ट्रॉली उपलब्धता भी है, और जैसे अभी हेडो पे हमारे पास 300 ट्रॉली यहाँ हैं, और उसमें लगभग 150 ट्रॉली ख़राब है, 150 ट्रॉली काम कर रही हैं। ख़राब होने का भी रीज़न ये है कि जेट्टी बहुत स्मूथ सरफेस होती नहीं, रफ सरफेस होती है, तो वहाँ जेट्टी पे इन ट्रॉली का यूज़ करना भी बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है। तो इसलिए हमने अब कोशिश ये की है कि एक पैसेज बनाया जाए, जैसे आपको देखा होगा फोनिक्स बे में हमने एक पैसेज बनाया हुआ है, जिसको हमने ऊपर से शेड भी कर दिया है और नीचे उसको सरफेस को चिकना भी कर दिया। तो अब ये सारा मैंने पीडब्ल्यूडी को हमने दिया है टास्क कि भाई सारी जेटीज पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया जिससे ट्रॉली और बरसात के मौसम में लोगों को आना जाना आसान हो, जिससे हमारा ट्रॉली की रिपेयर का भी इशू कम होगा। हाँ, और दूसरा हमने अब फिर और 300 ट्रॉली और परचेज करने की बात की है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रॉली रिपेयर का भी इसका एएमसी कर सकें साल 2 साल के लिए, कोई एक एजेंसी हो जो आके समय पे 2 महीने में भी आके मेन लैंड से आके इनको रिपेयर करके चली जाए, तो जिससे ये रहे। जो चैलेंजिंग टास्क है वो ये है कि जैसे एयरपोर्ट पे होता है कि जब आप आते हैं तो यहाँ भी ट्रॉली होती हैं, जब आप जाते हैं तो वहाँ भी ट्रॉली होती है। हमारे यहाँ दिक्कत ये होती है कि भाई एक शिप अभी आया है तो ट्रॉली मिलेंगी गेट के बाहर, तो उसको चाहिए वहाँ जब शिप आया है बर्थिंग पे, और जब जा रहे हैं तो उनको ट्रॉली बाहर चाहिए। तो ये हमने अब उसके लिए हमने मैन पावर आइडेंटिफाई किया है जो ट्रॉली की उपलब्धता शिप के आने जाने के हिसाब से उपलब्ध कराए कि अगर शिप आ रहा है तो भाई आप जेटी पे उपलब्ध कराइए, जा रहा है तो फिर आप गेट के पैसेंजर टर्मिनल के बाहर उपलब्ध कराइए। सर, एमिनिटीज में एक बहुत बड़ा पहलू है दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर्स, क्या इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है टर्मिनल्स पे? नहीं, हर टर्मिनल पे व्हील चेयर है, और हम तो स्ट्रेचर भी है अगर है हर टर्मिनल पे, और हम उसका असेसमेंट करते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ाएंगे। ये तो उपलब्धता हम बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि सबको, दिव्यांगजनों को भी और जो हमारे ओल्ड एज पर्सन्स हैं उनके लिए भी व्हील चेयर उपलब्ध हो। बिल्कुल। सर, क्या एक इस बारे में सोचा जा सकता है कि जैसे टर्मिनल से जहाँ तक जहाज़ खड़ी है वहाँ पे चढ़ने के लिए लोगों को चल के जाना पड़ता है,
तो क्या एयरपोर्ट के तर्ज पे वहाँ पे छोटी बसें या बैटरी ऑपरेटेड ट्रॉलीज टाइप समथिंग कुछ चलाया जा सकता है? नहीं, उसके बारे में सोचा तो जा सकता है जी। लेकिन ये है कि अभी तो मैंने ये किया है कि बर्थिंग फैसिलिटीज़ में जितने भी हमारे पैसेंजर टर्मिनल हैं, हमने उनको कहा है कि इनको आप सिर्फ और सिर्फ पोर्ट के सामने जो टर्मिनल है सामने, उसके सामने ही बर्थिंग करिए या उसके सामने से डिसम्बार्क कीजिए, ताकि जिससे लोगों को चलना ना पड़े। ठीक है, और ऐसा बहुत रेयर होता है कि बहुत दूर आए, लेकिन ठीक है, उस बारे में भी सोचा जा सकता है कि अगर दूर होगा तो विल ट्राई कि कोई गोल्फ कार्ट या कुछ इस तरह की सुविधा लोगों को उपलब्ध हो सके जिससे कि उनको आसानी रहे। बिल्कुल सर, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि हेड ऑफ में एम्यूनिटीज़ की आप ध्यान रख रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे जेट्टी हैं जैसे चाथम की बात कर रहे हैं, पानी घाट की बात कर रहे हैं या बम्बू फ्लैट की बात कर रहे हैं, या रोज़ लोगों को आना जाना है, काफ़ी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक भी रहता है पीक आवर्स में। ऐसे में लोगों की एक शिकायत रहती है कि रेस्ट रूम की उपलब्धता और उसकी नीटनेस उसको कोई कंसर्न नहीं देता, तो इसके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, जो पानी घाट की पे हमने अभी उसकी जो रेस्ट रूम है उसको भी मेंटेन कराया और इट इज़ अप्रिशिएटेड बाय द जो वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था, हमने उसको पूरा रिनोवेट कराया है। फिर बम्बू फ्लैट वाला जो हमारा टर्मिनल है वो अगले महीने तक रेडी हो जाएगा। डबल ऊपर भी बैठने का उसमें स्पेस है, नीचे भी सारा है। और ये है चाथम पे थोड़ी सी दिक्कत है। चाथम के लिए एक मास्टर प्लान मैंने इनको दिया था पीडब्ल्यूडी को, उस पर वो काम कर रहे हैं। चाथम पे क्या है, हमारा स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो हमने कोशिश की है कि जो इधर मीनाक्षी जेटी और चाथम व्हीकल फेरी जेटी और मीनाक्षी जेटी को मिला के और बीच में जो स्पेस है वो हमने LSW से मांगा है, वो हमें मिल जाएगा। तो वहीं हम चाहते हैं कि जो बेटिंग शेड है वहीं बन जाए और डबल स्टोरी बने, जिससे कैंटीन या अदर्स फैसिलिटीज़ ऊपर रहें और नीचे लोगों को बैठने की सुविधा उपलब्ध हो सके। जहाँ तक नीट एंड क्लीन का सवाल है, तो हमने हर जेटी पे साफ़ सफाई के लिए एजेंसी हायर करके लगाई हुई है। उसके बाद इस बार मैंने SOP जो बनाया है उनको मॉनिटर करने का, उसमें मैंने जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा है और मैं उनका सबके कॉन्टैक्ट नंबर सभी जेटीज़ पे उपलब्ध कराएंगे और जनप्रतिनिधियों को भी मैं उनमें दूंगा, जिससे वो रैंडमली चेक करें क्या साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी वहाँ उपलब्ध हैं और अपने जो SOP है उसके हिसाब से साफ़ सफाई कर रहे हैं। साफ़ सफाई से हम कोई समझौता नहीं करेंगे किसी भी जेटी पर। बिल्कुल सर, चाथम और बम्बू फ्लैट जेटीज़ पे पीक आवर्स में हैवी फुटफॉल होता है, ऐसे में उनकी सुरक्षा एक बड़ी कंसर्न होती है। क्या कोई योजना बना रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए ताकि वो हैवी फुटफॉल हो तो भी कोई दुर्घटना ना हो? नहीं, उसमें हैवी फुटफॉल तो बहुत ज़्यादा है वहाँ और इसमें और स्पेशली पीक आवर्स में रहता है, तो जिसके लिए मैंने कहा कि हम एक तो कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ जो बेटिंग एरिया है उसको बढ़ा दिया जाए, जिससे कि लोगों को बैठने में उतरने में वहाँ परेशानी ना हो। प्लस वहाँ की जो पार्किंग है उसके लिए भी मेरा कोशिश ये है कि उसकी पार्किंग को भी कहीं शिफ्ट किया जाए, जहाँ भी इधर शिफ्ट करके यहाँ से हम लोग बस या कोई सुविधा उपलब्ध करा सकें, जिससे लोगों के आने जाने में वहाँ कंजेशन ना हो। तो यहाँ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें रहें। प्लस हमारा पोर्ट के ऑफिसर वहाँ उपलब्ध रहते हैं जो लोगों को ध्यान रखते हैं कि भाई कोई भी ऐसी दुर्घटना ना होने पाए। वैसे भी पोर्ट यहाँ अंडमान वासी जितने भी हैं, द्वीप वासी, वो सब हैं इस मामले में, सब अवेयर हैं कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे पोर्ट पे रखनी है। तो अब भी ऐसी कोई दुर्घटना कभी सुनने में तो नहीं आई है। बिल्कुल सर, बहुत सारे पहलू हैं जिस पर चर्चा करनी थी। चलते चलते आपकी बोर्ड द्वारा दी जा रही सेवाओं को बेहतर करने के लिए आप द्वीपवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं द्वीपवासी को यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई हम कमिटेड हैं सेफ़ और आरामदायक पोर्ट सुविधाएं सबको उपलब्ध करा सकें। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे हाथ में हाथ मिलाकर जिस तरह चले हैं इस तरह ही चलें, और जिससे कि हम अपनी पोर्ट सुविधाओं को और अपने अंडमान निकोबार आइलैंड को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। इसको हम पोर्ट फैसिलिटीज़ का और टूरिज़्म का और भी अदर्स अलाई जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का गढ़ बना सकें और एक विकसित अंडमान निकोबार बना सकें। बिल्कुल। दर्शकों, द्वीप विकास और प्रशासन के आज के अंक में हमने बात किया पत्तन पोत प्रबंधन बोर्ड द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में और इस पर विस्तार से चर्चा किया और हमें जानकारी दी पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रशांत कुमार जी। सर, कार्यक्रम में आप और इतनी सारी जानकारियाँ दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी, मेरे द्वीप निवासियों का भी। दर्शकों, द्वीप विकास और प्रशासन के अगले अंक में किसी और विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं और भावी योजनाओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।